नमस्कार बच्चों। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? यस सर। हाँ तो ऐसा बोलो तो पता चले ना बेटा। आप कोई बोल नहीं रहे हो, जैसे नींद में अभी अभी जागे हो नींद से, ऐसा लग रहा है। अभी 2-3 लोग ही हैं, 2 मिनट रुकते हैं, सब आ जाएंगे। अभी ये 10th A की क्लास है। हाँ भाई, 10th B वाले इसके अंदर कोई ज्वाइन मत होना, क्योंकि 10th B की क्लास इसके बाद है। ये 10th A की है। तो जो 10th A के ग्रुप में है व्हाट्सएप में, और जो 10th A के क्लास में है, वही अभी ज्वाइन करेंगे। बाकी सब 10th B वाले वो इसके बाद की क्लास ज्वाइन करेंगे। आज हम UT2 का कोर्स जो है उसमें एक कविता हम पढ़ चुके हैं, मनुष्यता। अभी ये UT2 का एक पाठ शुरू कर रहे हैं हम, ततारा वामिरो कथा, जिसके लेखक है लीलाधर मंडलोई। ये एक प्रेम कहानी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आपने बहुत सारी प्रेम कहानियां हैं, नाम सुने होंगे उन कपलों के, जैसे रोमियो जूलियट है, हीर रांझा है, सोनी महिवाल है। ये सब जो है वो प्रेम के प्रतीक के रूप में इन कपलों को, इन जोड़ियों को देखा जाता है। वैसे ही एक जोड़ी है ततारा और वामिरो की। ये अंडमान और निकोबार की कहानी है, जो हमारा द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये वहां की कहानी है और ये एक लोक कथा है, हकीकत है, ये सत्य घटना है। ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक सत्य घटना है जो आज से बहुत साल पहले हो चुकी है अंडमान और निकोबार में, और जो लोगों के मुंह से आज भी अंडमान और निकोबार में ये सुनने के लिए मिलती है। तो ये जो कहानी है अंडमान और निकोबार की, जिसमें लड़के का नाम ततारा है और लड़की का नाम वामिरो है, इन दोनों की प्रेम कहानी जो है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। और अंडमान और निकोबार जो है, जहाँ लोग आज भी उन कथा को, उन प्रेम कहानी को दोहराते हैं जो ततारा और वामिरो की है। तो ये एक सत्य घटना है, ये कोई काल्पनिक है नहीं, ये एक रियल स्टोरी है। ध्यान दे के पढ़ना, अच्छी कहानी है। सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक स्टोरी है, अच्छे से याद रह जाएगी। तो प्रश्नोत्तरों में कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। अभी कितने हैं क्लास में बच्चे, देखो तो? 15। हाँ, मतलब 15 में, 15वां में। कोई बात नहीं। यस सर। हाँ, कोई बात नहीं। अभी हम शुरू करेंगे ततारा वामिरो कथा। रेडी हो आप सब? यस सर। यस सर। जिसके लेखक है लीलाधर मंडलोई। यहाँ लेखक परिचय दिया हुआ है। लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954 में हुआ था, तो वो अभी भी जीवित है और बहुत सारी और भी कहानियां लिख रहे हैं। ये जो है कहानी, ये कोई काल्पनिक नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एक सत्य घटना है जो अंडमान और निकोबार में आज भी लोग अपने मुंह से दोहराते हैं। पूरा लेखक परिचय है, जिस पर नजर डाल लेना। अगर लेखक परिचय में कुछ याद नहीं रहता तो कम से कम इतना तो याद रहना ही चाहिए कि ततारा वामिरो कथा पाठ के लेखक लीलाधर मंडलोई है। क्योंकि लेखक के नाम से या कोई कविता में कवियों के नाम से अगर प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि इस पाठ का या इस कविता का ही ये प्रश्न है, ताकि इधर उधर गड़बड़ ना हो जाए।
ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। अब सब आ गए होंगे। ध्यान इधर रखना, पेंसिल साथ में रखना। जहां पर भी मैं शब्दों के अर्थ बोलता हूँ वहां लिखते जाना है, ताकि दूसरी बार आपको किसी को पूछने की जरूरत ना पड़े। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। देखो, अब मैं थोड़ा आपको यहाँ पर बनाकर बोर्ड पर दिखाता हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से उतर जाए। द्वीप तो समझते हो ना आप, द्वीप किसे कहते हैं? यस सर, और पानी से घिरा हुआ। बराबर है। जो समुद्र के अंदर चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो उसे कहते हैं द्वीप, जो समुद्र के अंदर होता है, जहां पर लोग बसते हैं। तो ये पहली लाइन है। मैं आपको लाइन पढ़ता जाऊंगा, यहाँ पर बना के दिखाता जाऊंगा ताकि आपको पता चले। पहली लाइन ये है छोटी सी कि अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। अब द्वीप समूह मतलब क्या? द्वीप का पूरा समूह, ग्रुप, यानी एक द्वीप नहीं, बहुत सारे द्वीपों का समूह। तो मान लो कि ये समुद्र में इस तरह से द्वीपों का समूह है, समुद्र के अंदर है ये द्वीपों का समूह। तो ये है अंडमान, ये है अंडमान। ये है अंडमान। तो लाइन पढ़ता जाता हूँ, समझाता जाता हूँ, ध्यान रखना। अंडमान द्वीप समूह का, ये अंडमान का द्वीप समूह है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप, यानी कि साउथ की ओर जो ये है अंतिम दक्षिणी द्वीप, दक्षिण मतलब साउथ में, साउथ की ओर जो अंतिम दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है लिटिल अंडमान। लिटिल मतलब छोटा। ये छोटा सा एक द्वीप है, आखिरी द्वीप, अंडमान द्वीप समूह का आखिरी द्वीप, उसका नाम क्या है? लिटिल अंडमान। बराबर। लिटिल अंडमान मतलब छोटा, सबसे छोटा द्वीप जो है आखिरी छोर पर साउथ की ओर दक्षिणी भाग में, वो है लिटिल अंडमान। ये पूरा अंडमान का द्वीप समूह है, पूरी लाइन द्वीपों का समूह, उसमें आखिरी छोर पर जो है उसका नाम है लिटिल अंडमान। अब आगे, यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना? 100 किलोमीटर। 100। पोर्ट ब्लेयर क्या है? पोर्ट ब्लेयर क्या है? कैपिटल है, अंडमान का कैपिटल। अंडमान निकोबार। बराबर। ये अंडमान और निकोबार का कैपिटल है, मतलब राजधानी है। जैसे हमारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, वैसे अंडमान और निकोबार की ये पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर से ये लिटिल अंडमान जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, पूरे 100 किलोमीटर दूर है पोर्ट ब्लेयर से। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला, जैसे ये अंडमान द्वीप समूह की श्रृंखला है, वैसे यहाँ पर निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला है। ये है निकोबार। ये है अंडमान, ये है निकोबार। दोनों द्वीपों का समूह है, कोई एक द्वीप नहीं है। बहुत सारे द्वीप निकोबार में भी है और बहुत सारे द्वीप अंडमान में भी है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। श्रृंखला मतलब लाइन, श्रृंखला मतलब लाइन, हाँ, लिखते जाना। निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। वहां पर निकोबार के अंदर निकोबारी जाति के, आदि जाति के लोग, जिसे हम आदिवासी कहते हैं ना, जो जंगलों में रहते हैं, ऐसी निकोबारी जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और उनकी अपनी एक संस्कृति है। इंडियन कल्चर जो है उससे वो बिल्कुल अलग है।
उनकी अपनी निकोबारी जनजाति की एक अलग संस्कृति है। वो उस प्रकार के जंगली कपड़े पहनते हैं, उस प्रकार से वो रहते हैं। उनका जो भी मेकअप वगैरह है, साजो सामान है, वो बिल्कुल अलग है। यानी दिखने में वो बिल्कुल अलग दिखते हैं। जैसे सारे हिंदुस्तानी है वैसे वो नहीं दिखते, वो बिल्कुल अलग। उनकी जो जाति है वो बिल्कुल निकोबारी जाति अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप, अब निकोबार का ये द्वीप समूह है, उसका पहला ये द्वीप, पहला, इसका आखिरी, इसका पहला। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप, प्रमुख मतलब मुख्य, पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किमी दूर है, 96 किलोमीटर दूर है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? कार निकोबार। बराबर। इतना याद रहना चाहिए कि निकोबार द्वीप समूह जो है उसका पहला द्वीप जो है उसका नाम है कार निकोबार, और अंडमान द्वीप समूह है उसका आखिरी जो छोर है उसका नाम है लिटिल अंडमान। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। कितना गैप है दोनों के बीच में? 96 किलोमीटर। 90 किलोमीटर। ये सब के सब प्रश्नों के उत्तर हैं, इसलिए मैं आपको बार बार दोहराता हूँ, पूछता हूँ। ये सब प्रश्नों के जवाब है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये जो पानी है समुद्र का, वो 96 किलोमीटर तक पानी है। 96 किलोमीटर तक दोनों के बीच में समुद्र का पानी है, चारों ओर समुद्र है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो दिमाग में रखना है, 96 किलोमीटर। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में, मतलब बहुत ही पहले, ये दोनों द्वीप यानी कि ये अंडमान और निकोबार, ये दोनों द्वीप जो है वो एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। ये दोनों द्वीप जो है अंडमान और निकोबार, मतलब ये लिटिल अंडमान और ये कार निकोबार, दोनों जुड़े हुए थे। बीच में अभी जो 96 किलोमीटर का गैप है वो नहीं था, वो कंटिन्यू था। अंडमान और निकोबार ये दोनों जो है वो जुड़े हुए थे, यानी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों जुड़े हुए थे, एक ही थे। लेकिन आज उन दोनों के बीच में 96 किलोमीटर का गैप है, 96 किलोमीटर का गैप है। तो यहाँ के लोग जो है वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये दोनों द्वीप जो है वो पहले जुड़े हुए थे। बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद कर दो, ताकि बीच में है ना सबको डिस्टर्ब ना हो। जिसका भी माइक ऑन है बंद कर दो। आई बात समझ में जो मैं कह रहा हूं वो? यस सर। यस सर। ये दोनों जो मैंने यहाँ पर सर्कल किए हैं, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये दोनों के बीच में आज प्रेजेंट टाइम में आप अंडमान निकोबार अभी जाओगे तो दोनों के बीच में 96 किलोमीटर का गैप है, 96 किलोमीटर। लेकिन प्राचीन समय में, यानी कि सतारा और वामिरो के समय में, बहुत पहले, ये दोनों द्वीप जो है वो जुड़े हुए थे। ये पूरा कंटिन्यू था, अंडमान और निकोबार पूरा कंटिन्यू था, बीच में कोई गैप नहीं था। लेकिन ये दोनों द्वीप जो है वो अलग हो गए, दोनों के टुकड़े हो गए। उसके पीछे ये सतारा वामिरो कथा जो है वो जिम्मेदार है, इन दोनों की प्रेम कहानी जिम्मेदार है, ऐसा वहां के लोग आज भी मानते हैं। ये लोगों के मुंह से लोक कथा जो है, लोक कथा का मतलब आप समझ गए, लोगों के मुंह से सुनाई जाने वाली कथा, उसे कहते हैं लोक कथा। तो आज लोगों के मुंह से ये कहानी अंडमान और निकोबार में सुनाई जाती है कि ये दोनों द्वीप पहले एक ही थे, लेकिन सतारा और वामिरो की जो प्रेम कहानी है उसके कारण ये दोनों द्वीप अलग हो गए और आज दोनों के बीच में 96 किलोमीटर का गैप है। ये पहला पैराग्राफ आ गया सबको समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ऐसे डाउट कोई नहीं होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। अब सेकंड पैराग्राफ।
सदियों पूर्व मतलब बहुत ही सालों पहले, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। ये दोनों जब जुड़े हुए थे तब वहां पर एक सुंदर सा छोटा सा गांव था। अब ये कहानी शुरू हो गई है, ध्यान देना। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। वहां पर पास में ही एक सुंदर और शक्तिशाली, सुंदर तो था ही दिखने में, लेकिन बहुत ही बलशाली शक्तिशाली था, ऐसा एक युवक यानी कि ततारा, वो वहां पर रहता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। निकोबारी जाति के लोग जो है उसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत ही ज्यादा। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। प्रेम करने का कारण क्या था कि वो बड़ा नेक और ईमानदार था और बड़ा प्रेम करने वाला, सबको मदद करने वाला व्यक्ति था, सबकी मदद के लिए तैयार रहता था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। सदैव मतलब हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, हमेशा वो दूसरों की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए रेडी रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु मतलब परंतु, अपने गांव वालों को ही नहीं परंतु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना वो अपना परम कर्तव्य समझता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने गांव के लोगों की मदद की, पूरे द्वीप में जितने भी छोटे छोटे कस्बे गांव है उन सब की मदद करना वो अपना कर्तव्य, अपना फर्ज, अपना धर्म समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। चर्चित था मतलब क्या? चर्चा में, बराबर है, लोगों के मुंह से उसका नाम बार बार की बात था, मतलब वो करते थे। फेमस, हाँ मतलब फेमस था वो चारों ओर, लोग सिर्फ उसी की बात करते रहते थे। तो इसलिए वो ये मददगार होने के कारण, नेक होने के कारण, ईमानदार होने के कारण, ताकतवर होने के कारण वो लोगों के मुंह से उसका नाम बार बार निकलता ही रहता था। वो बड़ा चर्चित था, सभी उसका आदर करते थे। आदर मतलब सम्मान, सब लोग उसका सम्मान करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। जब भी किसी का कोई ऐसा समय आता है, ऐसा वक्त आता है मुसीबत का, तकलीफों का, मुश्किलों का, उस समय अगर ततारा का नाम वो लेते थे तो ततारा जो है वो भागा भागा उधर हाजिर हो जाता था मदद के लिए। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। दूसरे गांव में भी अगर कोई पर्व त्योहार है, मतलब कोई फंक्शन है, कोई जो है त्योहार आता है, दिवाली, होली या कोई भी दूसरे पर्व त्योहार है, उसमें उन फंक्शनों में ततारा को है स्पेशली आमंत्रित किया जाता था, उसे बुलाया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते हैं। उसका कैरेक्टर जो है, व्यक्तित्व जो है, वो तो एट्रैक्टिव था ही, आकर्षक था, सब उसके ओर खींचे जा रहे थे, लेकिन उसके आत्मीय स्वभाव के कारण भी लोग उसके पास रहना चाहते थे। आत्मीय स्वभाव मतलब क्या? आत्मीय स्वभाव मतलब क्या? खुद का स्वभाव। आत्मीय स्वभाव मतलब आत्मा से, मतलब दूसरे लोग जो है, आजू बाजू के गांव के या दूसरे लोग, उसे वो अपना मानता था, अपनापन महसूस करता था। ऐसा आत्मीय स्वभाव उसका था। वो किसी को गैर नहीं समझता था। ऐसा नहीं था कि तू दूसरे गांव का है, तू दूसरी जाति का है, ऐसा नहीं। वो सबको अपना मानता था, अपनापन महसूस करवाता था, इसलिए वो आत्मीय स्वभाव का था। और इसी आत्मीय स्वभाव के कारण सारे लोग ततारा के करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। देखो वो पहनता क्या था? पारंपरिक पोशाक। पारंपरिक मतलब क्या? पारंपरिक का मतलब क्या होता है? पारंपरिक का मतलब परंपरा के अनुसार जो पोशाक पहनी जाती। बराबर है, जो वहाँ की परंपरा है निकोबारी जाति की,
उस परंपरा के अनुसार, मतलब उसके बाप दादा जो है, उसकी पूर्व पीढ़ी जो है, जो पहनती आई है, वैसा ही परंपरा के अनुसार जो पोशाक है, जो कपड़े हैं, वही ततारा पहनता था। और ततारा की कमर पे हमेशा तलवार लटकी रहती थी, लेकिन तलवार कैसी तलवार? लोहे की नहीं, लकड़ी की तलवार रखता था। तलवार रखता था लेकिन लकड़ी की तलवार, परंपरा के अनुसार। जैसे हम नवरात्रि होती है तो नवरात्रि में हम ट्रेडिशनल कपड़े पहनते, तो वो ट्रेडिशनल क्या है? वो हमारे पारंपरिक कपड़े हैं, मतलब परंपरा के अनुसार हम नवरात्रि में वैसे कपड़े पहनते और गरबा खेलते हैं, तो वो पारंपरिक है। वैसे ही ये जो है ततारा, वो अपने पीढ़ियों से, बाप दादाओं की पीढ़ियों से जो कपड़े पहनते हैं लोग, वहां के लोग, वैसे ही कपड़े ततारा पहनता था और हमेशा अपनी कमर पर लकड़ी की तलवार होती थी। लोगों का मत था मतलब लोगों का मानना यह था कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। भले वो तलवार जो है वो लकड़ी की थी, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा दैवीय शक्ति थी। दैवीय शक्ति मतलब क्या? भगवान जो है, ईश्वर जो है, उनकी ताकत उस तलवार में थी। यानी लकड़ी की होने के बाद भी वो उस ताकतवर तलवार से बहुत कुछ कर सकता था, ऐसा लोग मानते हैं। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, वो हमेशा अपनी कमर पर ही रखता था। कभी भी वो ततारा अपने आप से तलवार को कभी अलग नहीं करता था, हमेशा उसकी कमर पर ही तलवार लटकती रहती थी। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था। ऐसा नहीं कि उसके पास ये देवीय शक्ति वाली तलवार है तो वो तलवार निकाल के किसी को मारता, काटता, पीटता, ऐसा कुछ भी नहीं। वो कभी भी दूसरों के ऊपर इस तलवार का प्रयोग नहीं करता था। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा काम करके उस तलवार से दिखा देता था कि लोगों को ये मानना ही पड़ता था कि इस तलवार के अंदर, लकड़ी की होने के बावजूद, इस तलवार के अंदर बहुत सारी ताकत है। बेटा माइक बंद करो, जिसका भी माइक ऑन है बंद कर दो। तो लोग ये मानते थे कि चाहे भले लकड़ी की तलवार है, लेकिन उसमें अद्भुत देवीय शक्ति है, भगवान का आशीर्वाद है, इसके कारण उस लकड़ी की तलवार से वो सारे काम जो है वो कर सकता है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। रहस्य मतलब क्या? मिस्ट्री, राज। राज, सीक्रेट। तो ये जो है ततारा की तलवार, ये एक विलक्षण रहस्य थी। रहस्य तो थी ही, लेकिन विलक्षण रहस्य। विलक्षण मतलब उसके लक्षण जो है वो किसी से ना मिलते हो, ऐसा राज, ऐसा रहस्य जो है वो ततारा की तलवार जो है वो थी। क्योंकि कभी भी किसी भी लोगों ने उस तलवार का उपयोग करते हुए ततारा को देखा ही नहीं था। इसलिए लोग ये मानते थे कि ये तलवार जो है वो बड़ी देवीय शक्ति वाली और एक विलक्षण रहस्य है, क्योंकि इस तलवार का रहस्य जो है, राज जो है, सीक्रेट जो है, वो कोई नहीं जानता था। क्योंकि लकड़ी की तलवार से कोई भी काम करना, वो आपको भी मालूम है, पॉसिबल नहीं है। फिर भी ततारा की ये लकड़ी की तलवार सारे काम कर देती थी, लेकिन कभी भी कोई भी लोगों ने, किसी भी व्यक्ति ने उस तलवार का उपयोग करते हुए नहीं देखा था। इसीलिए ये एक रहस्य थी, राज थी। ये दूसरा पैराग्राफ आ गया समझ में सबको? यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ठीक है, एक ही मिनट। इसमें कोई 10th B वाला नहीं है ना? क्योंकि 10th B की क्लास
इस क्लास के बाद है। टेंथ बी की अभी कोई और क्लास चल रही होगी, 10th ए की हिंदी की क्लास है। चलो अब आगे शुरू करूं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ये 2 पैराग्राफ। यस सर, क्लियर। ओके, तो अब तीसरा पैराग्राफ। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। देखो, एक शाम की बात है, मतलब एक दिन की बात है। दिन भर अथक का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। सर अथक का मतलब क्या है? हाँ बेटा। सर थके बिन। बराबर है। अथक का मतलब होता है थके बिना, मतलब पूरे दिन भर अथक परिश्रम के बाद, मतलब बिना थके वो पूरे दिन परिश्रम करता था। उसके बाद वो समुद्र के किनारे टहलने निकला। एक दिन की, एक शाम की बात है, जब वो पूरे दिन बिना थके परिश्रम करने के बाद वो समुद्र किनारे टहलने के लिए निकला। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र में जो सूरज दिख रहा है वो क्षितिज तले डूबने को था। अब क्षितिज का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, याद है किसी को? क्षितिज किसे कहते हैं? तो जमीन और बराबर है, वेरी गुड। बहुत सारे जो है उनको पता ही नहीं होता कि ये क्षितिज जो है उसका मतलब क्या होता है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है जिनको ये पता ही नहीं होता कि ये क्षितिज जो है उसका मतलब क्या होता है। क्षितिज उसे कहते हैं जहां पर आपको दूर तक नजर डालने पर, जहां जमीन और आसमान दोनों एक होते हुए दिखते हैं। होते नहीं है, सिर्फ दिखते हैं, एक होते हुए दिखते हैं, उसे कहते हैं क्षितिज। जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े हो मान लो, और आप समुद्र में नजर डालोगे शाम के समय, उस समय आपको ये दिखेगा कि समुद्र का पानी जो है वो और आसमान जो है वो दोनों मिल रहे हैं, एक हो रहे हैं। असल में ऐसा कभी भी होता नहीं है कि जमीन और आसमान एक हो जाए तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, ऐसा है नहीं। लेकिन ऐसा हमें दिखता है, दूर दृष्टि करने से, नजर डालने से हमें ऐसा दिखता है कि जमीन और आसमान दोनों मिल चुके हैं। वो है, उसे कहते हैं क्षितिज। आया समझ में सबको? क्षितिज किसे कहते हैं? यस सर। यस सर। तो वो जो क्षितिज है वहां पर सूर्य डूबने की तैयारी में था, क्योंकि सूरज जो है वो डूबता है तो आपको ऐसा ही लगता है। कहाँ डूबता है? जहाँ जमीन और आसमान एक होते हैं, क्षितिज होती है, वहां पर आपको सूर्य डूबता हुआ नजर आता है। तो वैसा ही समय था, शाम का समय था, सूर्य डूबने की तैयारी में था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। बयारें मतलब ठंडी हवा के झोंके। बयारें मतलब ठंडी हवा के झोंके। लिख लेना, लिखते जाना, अगर याद नहीं रहता तो लिख ही लेना है। बयारें मतलब जो समुद्र की लहरें आती है हवा के साथ, वो हवा जो ठंडी होकर आती है पानी के ऊपर से, उसे कहते हैं बयारें, ठंडी हवा की झोंके। तो समुद्र से ठंडी हवा के जो है ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाटे शनेह शनेह क्षीण होने को थी। पक्षी जो थे उसकी सायकालीन मतलब संध्या के समय की। सायकालीन का मतलब होता है संध्या समय। लिख लेना, सायकालीन मतलब संध्या समय। लिख लिया सबने? यस सर।
तो पक्षियों की जो है संध्या के समय की चहचहाटें जो होती है, पक्षी सुबह और शाम उसकी चहचहाटें हमें ज्यादा सुनाई देती हैं। हो गई। एक मिनट है बेटा, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका मुझे जवाब चाहिए। सुबह और शाम ये दो टाइम पक्षियों की चहचहाटें जो है वो सुनाई देती है, इसका क्या कारण होता है? तो सुबह और शाम को इतना सारा काम या फिर ना शोर नहीं होता है जिससे कि हमें पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। ये तो ऐसा तो नहीं कह सकते, दूसरा कोई कारण होगा। ऐसा क्यों होता है भाई, सुबह और शाम पक्षी की चहचहाटें हमें ज्यादा सुनाई देती है? सुबह सूरज निकलता है और शाम को सूरज डूबता है तब कब? चलो मैं बता देता हूँ। सुबह और शाम आपको सबसे ज्यादा पक्षियों की, जैसे ही सुबह होने आती है उजाला होता है तो आपको पक्षियों की ज्यादा आवाज सुनाई देगी, और जैसे ही शाम अंधेरा होने आता है उस समय भी आपको पक्षियों की आवाज ज्यादा सुनाई देगी। इसका कारण, इसका रीजन ये है कि सुबह सारे पक्षी जो है वो अपने अपने घोंसले में होते हैं। जैसे ही उजाला होता है तो वो दाने चुगने के लिए, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, अपने घोंसले बनाने के लिए, जो तिनका उठाने के लिए, वो सारे काम पे लग जाते हैं। उस समय अपने अपने घोंसले से निकल के वो चहचहाटे करते हैं, उड़ते हैं, दूर जाते हैं। फिर दिन में वो अलग अलग हो जाते हैं, सब इधर उधर हो जाते हैं। दिन में उसकी आवाज बहुत कम सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही फिर सूरज डूबने का वक्त होता है, जैसे हम अपने अपने घर वापस लौटते हैं, वैसे ही वो पक्षी फिर अपने अपने घोंसले की ओर, अपने अपने घर की ओर वापस लौटते हैं शाम के समय, सूरज डूबने के वक्त। तो फिर से वो बैठे बैठे चहचहाते रहते हैं, तो शाम के समय फिर से हमें उस पक्षियों की आवाज जो है वो ज्यादा सुनाई देती है। यही कारण है, सुबह और शाम सबसे ज्यादा पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ पर भी पक्षियों की सायकालीन जो चहचहाटे हैं वो शनेह शनेह क्षीण होने को थी। शनेह शनेह का मतलब होता है वो थोड़ी ही देर में अब क्षीण होने को थी। क्षीण मतलब क्या? क्षीण का मतलब क्या होता है? बंद, समाप्त। क्षीण मतलब समाप्त। वो अभी थोड़ी ही देर में उसकी जो चहचहाट है पक्षियों की वो बंद होने को, समाप्त होने को थी। क्यों समाप्त हो जाएगी? क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, सूरज डूब जाएगा, तो फिर पक्षियों की आवाज जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि वो पक्षी जो है वो अपने अपने घोंसले में वो चले जाएंगे। और बाद में उनकी चहचहाट जो है वो रात के समय, सूरज डूबने के बाद जब रात होती, अंधेरा हो जाता है, तो उस समय नहीं आती। वो आपको भी मालूम है, रात के समय आपको पक्षियों की आवाज नहीं आती। तो ऐसे ही वो जो चहचहाटे हैं पक्षियों की शाम की, वो बंद होने को थी, क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था, ततारा का मन जो है वो शांत था। तो आपको भी मालूम है कि जब भी हम भी समुद्र के किनारे जाते हैं, आप सोचो, आप समुद्र के किनारे शाम के समय हो, सूरज डूबने का वक्त हुआ है, मस्त ठंडी हवाएं जो है वो समुद्र की लहरों के ऊपर से आपको छूती हैं, उसका जो पानी है वो लहरों का पानी आपको पैर को छूता है। उस समय उस भुरभुरी रेत के ऊपर आप खड़े हो, पैरों के नीचे से रेत जो है वो फिसल जाती है, बड़ी गुदगुदी होती है। वहां अगर आप खड़े हो, उस रेत पे आप धीरे धीरे टहल रहे हो, चल रहे हो, सूरज डूबने का वक्त है, पक्षियों की आवाज आ रही है, ठंडी हवा चल रही है, उस समय व्यक्ति का मन शांत होता है। क्यों? क्योंकि उसे वहां पर बिल्कुल शांति मिलती है, कोई नहीं होता और बिल्कुल शांति होती है। मन जो है वो शांत हो जाता है, पूरे दिन की थकान जो है वो उतर जाती है, बहुत ही मजा आता है। गए हो कभी शाम के समय समुद्र के किनारे? यस सर। यस सर। बहुत ही मजा आता है, इसका मजा अलग होता है। कभी कभार दरिया किनारे जब आप शाम के समय 6 बजे के आसपास समुद्र के किनारे जो रेत है
उस बालू के ऊपर आप चलते हो, बड़ी ठंडी रेत होती है क्योंकि पानी वहां से आके वापस जाता है, आके वापस जाता है, बड़ा मजा आता है। उस समय वहां पर मजा बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे ही ये जो ततारा है वो पूरे दिन अथक परिश्रम जो है वो करने के बाद वहां पर टहलने के लिए निकला था। उसका मन जो है बिल्कुल शांत था। क्षितिज में सूर्य जो है वो डूबने की तैयारी में था और पक्षियों की सायकालीन जो चहचहाटे हैं वो अभी क्षीण होने को थी, मतलब समाप्त होने को, बंद होने को थी। विचार मग्न ततारा मतलब विचार में डूबा हुआ, विचार मग्न ततारा मतलब विचार में डूबा हुआ ततारा समुद्री बालू पर, समुद्री बालू मतलब समुद्र की रेत, समुद्री बालू मतलब क्या, समुद्र की रेत। आप गए हो ना समुद्र के किनारे, जैसे आप खड़े रहते हो, पानी आता है तो आपके पैर के नीचे से वो रेत जो है वो चली जाती है, बड़ी गुदगुदी होती है पैरों में, मजा आता है, पैर थोड़े अंदर चले जाते हैं, रेत जो है पानी के साथ वापस चली जाती है। तो वो समुद्री बालू जो है यानी कि समुद्री रेत, उस पर ये विचार मग्न ततारा यानी विचार में डूबा हुआ ततारा जो है वो बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा था। मतलब जो सूरज डूबने का वक्त था, क्षितिज में सूरज डूबने की तैयारी में था, उसकी जो अंतिम किरणें हैं सूर्य की, उसको वो बैठे बैठे निहार रहा था, मतलब देख रहा था। निहारना मतलब देखना। पेंसिल से शब्दों के अर्थ जो मैं बोलता हूँ लिखते जाना। तो उस समय समुद्र के पानी के ऊपर जो आखिरी सूर्य की किरणें हैं वो बड़ी रंग बेरंगी दिखती हैं। वो अभी सूर्य जो है वो डूबने की तैयारी में था। वही ततारा बैठा बैठा जो है वो निहार रहा था, देख रहा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। शांत था, बिल्कुल शांति थी, संध्या का समय था, वो बैठा था। उसी समय उसके कानों में दूर दूर से कोई मधुर आवाज जो है वो उसे सुनाई दी। मतलब कोई गाना गा रहा था, उसके शब्द जो है वो ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन बड़ी दूर से वो मीठी आवाज ततारा के कानों में गूंज रही थी। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, जैसे हवा के साथ साथ समुद्र की जो बयारें आती हैं उस बयारों के साथ साथ आवाज सुनाई देती है, वैसी ततारा को वो आवाज जो है, मधुर आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी। आपको भी मालूम है, कभी आपने देखा होगा जिस तरफ से हवा चलती है उस तरफ की आवाज जो है वो आपको सुनाई देती है। वैसे तो आपने बहुत सारे वो देखे होंगे कि जैसे अभी ये चौमासा चल रहा है तो बिजली होती है, उस समय आपको प्रकाश पहले दिख जाता है, आवाज उसकी बाद में सुनाई देती है। इसका कारण क्या है कि प्रकाश की गति जो है वो ज्यादा होती है आवाज की गति से। जो आवाज की गति है उससे प्रकाश की गति ज्यादा होती है, इसलिए प्रकाश पहले दिख जाता है, आवाज बाद में सुनाई देती है। शादियों में पटाखे फूटते हैं गांव में, शहरों में, तो आपको वो रंग बिरंगी पटाखे फूटते हुए पहले दिख जाएंगे और आवाज, उसकी धमाके की आवाज जो है वो बाद में सुनाई देगी। ऐसे ही यहाँ पर जो है वो समुद्र की लहरों के साथ जो बयारें आती है उसकी ठंडी हवा के साथ साथ वो मधुर गीत उसके कानों तक पहुंच रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता था। मतलब जब वो आवाज जो है वो बड़ी दूर से आ रही थी, वो हवा के साथ साथ सुनाई देती, लेकिन जब लहरें समुद्र की आती है उस लहरों की आवाज जब ज्यादा बढ़ जाती है तो दूर वाली जो गीत की आवाज है वो बंद हो जाती है, तो बीच बीच में लहरों की आवाज सुनाई देती है। गायन इतना प्रभावी था, गायन मतलब गीत, गायन मतलब गीत, गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। मतलब वो जो आवाज है वो इतनी मधुर थी, इतनी प्रभावी थी, इतना प्रभाव पड़ा उस गीत का ततारा के ऊपर कि ततारा मान लो एकदम सुध बुध अपनी खो बैठता है। मतलब बेहोश व्यक्ति कैसे हो जाता है उसी तरह कहीं पर भी उसका ध्यान नहीं है, किसी भी जगह उसका ध्यान नहीं है, सिर्फ वो मधुर आवाज जो है उसके कानों में आ रही है और धीरे धीरे वो अपनी सुध बुध खो रहा है, मतलब बेहोशी की ओर जा रहा है। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। लहरों की एक प्रबल वेग मतलब जो लहरें हैं समुद्र की वो एक तेज गति से आई और सीधी आकर उसके शरीर के साथ, उसके शरीर के ऊपर पानी उछला टकराई। इसके कारण
उस वेग के कारण उसकी तंद्रा जो है वो भंग हो गई। तंद्रा मतलब क्या? कंसंट्रेशन। नहीं, कंसंट्रेशन का मतलब तो एकाग्रता होता है। तंद्रा मतलब एक प्रकार से हम उसे नींद कह सकते हैं। तंद्रा मतलब नींद, यानी यहाँ पर कैसी नींद है? यहाँ पर कैसी नींद है? आंखें खुली है, वो देख रहा है, सूरज डूबता हुआ देख रहा है, ठंडी हवा आ रही है, समुद्र का पानी देख रहा है, लेकिन है किसमें? एक ऐसी नींद में, बेहोशी वाली, जो उस मधुर गीत के कारण बेहोशी आई है। उसकी सूझबूझ जो है वो गायब हो गई है, खो गई है, और वो एक ऐसी नींद में है, खुली आंखों से तंद्रा में, नींद में है। वो अचानक से समुद्र की लहर वेग के साथ, स्पीड के साथ, तेजी के साथ उसके साथ टकराती है, तो उसकी तंद्रा जो है वो भंग हो जाती है। मतलब उसकी बेहोशी की हालत जो है, सूझबूझ खो बैठा था, वो फिर से वापस जैसा था वैसा हो जाता है। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा। चैतन्य होना मतलब क्या? चेतना मतलब क्या होता है? होश। होश में आना। चेतन अचेतन क्या होता है? चेतन अचेतन क्या होता है? चौकन्ना नहीं। चेतन अचेतन क्या होता है? मैं क्या हूं? मैं ये चल फिर रहा हूं अभी, मैं क्या हूं? चेतन क्या अचेतन? चेतन। ये बुक क्या है? ये बुक क्या है? अचेतन। बराबर है। तो चेतन अचेतन का मतलब क्या हुआ? सजीव निर्जीव हुआ। सजीव जो होता है उसके अंदर चेतना होती है, वो चेतन है। लेकिन निर्जीव जो है, ये टेबल, चेयर, ये बोर्ड, ये सब क्या है? निर्जीव है, मतलब वो अचेतन है। उसको फीलिंग नहीं होती, इसके कोई भाव नहीं होते। ये अभी टूट जाएगा तो उसको कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन हमारी टांग टूट जाएगी तो हमें दर्द होगा। तो ऐसी ही बात जो है, ये चेतन अचेतन वाली है। मतलब चैतन्य होते ही, जैसे ही फिर से वो होश में आ गया, जैसा था वैसा हो गया, उसे फीलिंग महसूस होने लगी कि उसको पानी ने छुआ और उसकी तंद्रा भंग हो गई। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा। उधर मतलब किधर? वो मधुर ध्वनि की तरफ। बराबर, वो मधुर ध्वनि जो है वो उसे सुनाई दे रही थी, उस तरफ वो आगे बढ़ने के लिए विवश हो गया। विवश होना मतलब मजबूर होना। वो मजबूर हो गया कि वो उस तरफ, जहां से वो मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी, उस तरफ आगे बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी वो मधुर ध्वनि जो है, वो गीत जो है, उसके स्वर हवा के साथ बह रहे थे। हवा के साथ उस मधुर गीत के स्वर जो है वो अभी भी बह रहे थे, और उसी तरफ वो आगे बढ़ने को विवश हो गया, मजबूर हो गया। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। विकल सा मतलब, विकल का मतलब क्या होता है? नहीं आता। विकल मतलब विवल। विकल का मतलब होता है विवल। विवल सा होकर वो उस तरफ आगे बढ़ने लगा जिस तरफ से उस अंततः उसकी नजर, अंततः मतलब आखिर तक उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। देखो, अब मैं ये पूरा समझा देता हूं। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, मतलब विवल हो गया, उतावला हो गया, उस तरफ बढ़ने लगा। अंततः उसकी नजर, मतलब आखिर तक उसकी नजर एक युवती पर, मतलब एक लड़की पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के समय सौंदर्य में बेसुध मतलब
बेहोश, समझो जिसको सुध बुध नहीं है उसे कैसे बेसुध। एक टक मतलब बिना पलक झपकाए, एक टक का मतलब होता है बिना पलक झपकाए वो समुद्र के देह पर, समुद्र की देह मतलब समुद्र का शरीर, समुद्र के शरीर पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए मतलब देखते हुए वो ये मधुर गीत जो है वो गा रही थी। वो लड़की कौन थी? वो लड़की कौन थी? वामीरा। वामीरो। हाँ, वो लड़की वामीरो थी जो ये मधुर गीत जो है वो गा रही थी। और ये एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत मतलब आपको भी मालूम है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है रस होते हैं। जैसे वीर रस है तो उसमें वीरता की बातें होती है, श्रृंगार रस है तो उसमें सुंदरता की बातें होती है। ऐसे गीत के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें से एक श्रृंगार रस वाला गीत मतलब सुंदरता दिखाने वाला, सुंदरता का बखान करने वाला ये गीत जो है श्रृंगार रस का गीत वो वामीरो गा रही है। यहाँ पे ये पैराग्राफ जो है खत्म हुआ, वहां से हम टिक कर लेना पेज नंबर 80 पर सेकंड पैराग्राफ, वो नेक्स्ट लेक्चर में कल हम शुरू करेंगे। अभी तक जो आपने समझा उसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट? नो सर। नो सर। क्लियर सबको? रेडी? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज का जो होमवर्क है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजूंगा। मौखिक में पहला और लिखित में पहला, लिखित जो 25-30 है उसमें पहला, 50-60 में आज नहीं दे रहा हूँ, 2 ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ छोटे छोटे। मौखिक में पहला और लिखित 25-30 में पहला, ये 2 आज आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में। चलो धन्यवाद।